हेलो स्टूडेंट। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है वो है, मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछा जाता है डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड इट्स फंक्शन। तो डायग्राम की अगर हम बात करें तो सिंपली इस तरह से आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल इजी डायग्राम है, एक दो बार आप इसको ट्राई करेंगे तो आपकी डायग्राम आसानी से आ जाएगी आपको। तो इसके अगर हम पार्ट की बात करें तो ये इसका डेंड्राइट्स पार्ट है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये डेंड्राइट्स है। ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस है, केंद्रक है। और ये जो नीचे को बॉडी है, नीचे को इसका जो पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एक्सोन। उसके बाद ये जो यहाँ पे शीथ है, ये वाला जो पोर्शन है इट इज़ कॉल्ड माइलिन शीथ। माइलिन शीथ और माइलिन शीथ के बीच का जो गैप है, दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज़ कॉल्ड नोड ऑफ रेनबियर, और ये इसका एंड है। ठीक है, तो इसके अगर हम ये तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर इसके हम फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शन क्या होता है, न्यूरॉन का मेन फंक्शन क्या है, दैट इज़ द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस। ठीक है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू सेकेंड न्यूरॉन। ठीक है, वन न्यूरॉन से सेकेंड न्यूरॉन को ये इम्पल्सिस जो है वो भेजता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में ये मैसेज जो है वो कन्वे जो है वो करता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन दो नंबर का आपको आता है। नेक्स्ट है मेरे पास व्हाट इज स्नैप्स एंड व्हाट हैपन्स एट स्नैप्स। पहले तो आप स्नैप्स समझो कि स्नैप्स क्या है। स्नैप्स एक गैप है, एक गैप है ये किसके बीच में, दो न्यूरॉन के बीच का ये गैप होता है। जैसे दो न्यूरॉन है मेरे पास इस तरह से, तो इनके बीच का गैप जो है वो क्या कहलाता है, इनके बीच का गैप, जैसे ये दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड स्नैप्स। तो एक नंबर का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हैं इट इज़ द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। अगर ये बड़ा क्वेश्चन आता है तो इसके साथ ये भी आएगा व्हाट हैपन एट स्नैप्स। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि स्नैप्स के बीच में होता क्या है, स्नैप्स में होता क्या। तो आप यहाँ मैं थोड़ी एक रफ सी डायग्राम न्यूरॉन की ऐसे बना रहा हूँ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। ये सिंपल सी मैंने ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की है, आपको हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो एक्वायर्ड की जाती हैं। इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक्वायर्ड की जाती है और किसके द्वारा, डेंड्राइट्स के द्वारा जो है इंफॉर्मेशन सबसे पहले एक्वायर्ड की जाएगी इसके द्वारा। ठीक है, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन जो आएंगी यहाँ पे मैं साथ साथ में लिखता रहता हूँ, जो इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड की जाएगी वो की जाएगी किसके द्वारा, डेंड्राइट्स के द्वारा। और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन कॉज करेंगी या सेट ऑफ करेंगी किसको, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो है ये सेट ऑफ करती है, कॉज करती है, एंड दैट केमिकल रिएक्शन क्रिएट या कॉज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। ध्यान से समझना आपने, ये बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो है वो कॉज करती हैं। नाउ दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ट्रांसफर फ्रॉम दीज डेंड्राइट्स टू दिस सेल बॉडी एक्सोन एंड रीच टू दैट एंड पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक ये इंफॉर्मेशन जो है वो पहुँचती है, कहाँ तक, एंड तक जो है वो पहुँच जाती है। एंड दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस कॉज और क्रिएट सम केमिकल। ओके, ये कुछ केमिकल जो है वो यहाँ पे क्रिएट करती है, एंड दीज केमिकल क्रॉस गैप, और जिसको मैंने क्या बोला, स्नैप्स। तो इस स्नैप्स को ये केमिकल जो है वो भेजते हैं, एंड देयर दैट कॉज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस, एंड दैट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस टू नेक्स्ट न्यूरॉन। तो यहाँ पे ये हैपन होता है स्नैप्स के बीच में। अब देखो यहाँ पे अगर मैं
थोड़ा सा आपको यहाँ पे और थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा मैं यहाँ पे आपको कि जैसे ये एंडिंग है, ये न्यूरॉन की जो एंडिंग है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसको शो कर रहा हूँ, ये न्यूरॉन की जो एंडिंग है यहाँ पे, ये वाली, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको इस तरह से शो करूँगा, ये इस तरह से, ये मैंने बता दिया यहाँ पे सिनेप्स। ओके, इसको आप मानो सिनेप्स। अब ये है हमारा मसल्स, एक तरह के रिसेप्टर है, ये मसल्स है और ये न्यूरॉन की एंडिंग है। तो यहाँ से मैंने बताया कि यहाँ से केमिकल्स के रूप में जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो जाती है कहाँ को, मसल्स को जाती है। लेकिन अब ये जो गैप है बीच में, इसमें ये इम्पल्सेस जाती कैसे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन को यहाँ तक पहुँचाते हैं। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। बेसिकली देखो इसमें होता क्या है, यहाँ से जैसे केमिकल के रूप में ये जो मैंने बताया आपको एसिटाइल कोलिन जो है, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेंगे, जैसे इसको मैं आगे बनाता हूँ, यहाँ पे यही एसिटाइल कोलिन जो वो यहाँ पहुँचते हैं मसल्स के पास या सेकंड न्यूरॉन के पास। उसके बाद ये क्या करते हैं, यहाँ इस इन्फॉर्मेशन को यानी कि इस केमिकल के रूप में यहाँ पे छोड़ देते हैं, और ये जो एसिटाइल कोलिन है ये फिर वापस इस तरह से खाली वापस जो है वो चले जाते हैं, किसके लिए, अगली इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने गाड़ी में किसी सामान को लोड किया, फिर वो गाड़ी आगे गई और यहाँ पे वो गाड़ी क्या करती है, उस सामान को उतार देती है और उसके बाद वो वापस पीछे जो है वो वहाँ पे चली जाती है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है। तो बेसिकली सिनेप्स के ऊपर ये काम होता है। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा इलेबोरेट जो वो कर सकते हैं, व्हाट हैपन एट सिनेप्स। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास रिफ्लेक्स सेक्शन का। रिफ्लेक्स सेक्शन में देखो होता क्या है, बेसिकली ये सडन एक्शन होते हैं जिसके ऊपर ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है। तो होता क्या है रिफ्लेक्स सेक्शन में, देखो रिफ्लेक्स सेक्शन सडन है और इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं। इनवॉलेंटरी एक्शन क्या होते हैं, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, हमारा मीन्स ब्रेन का जो है वो कंट्रोल नहीं होता। तो कैसे होता है रिफ्लेक्स सेक्शन? रिफ्लेक्स सेक्शन का एग्जांपल आपको पता है, जैसे आप अचानक चल रहे हैं और सामने ज़मीन के ऊपर आपको सांप दिख जाता है और आप एकदम से पीछे को हट जाते हैं, या आप ऐसे अपने उसमें चले हुए हैं और सामने से अगर कोई जानवर आ जाता है, जैसे शेर आ जाता है, तो एकदम से आपका रिएक्शन जो वो होता है, यानी कि आप उस टाइम सोच नहीं सकते हैं। तो बेसिकली ये होता कहाँ है, रिफ्लेक्स सेक्शन का कंट्रोल बेसिकली होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास। यहाँ पे एक नेटवर्क जो है वो सारे न्यूरॉन का यहाँ पे इकट्ठा होता है, नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके पास। तो यहीं से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाती हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जैसे हमने किसी हॉट चीज़ को, गर्म चीज़ को यहाँ हमने पकड़ लिया है, तो उस टाइम अगर हम सोचने लगे तो सोचने की एक जो प्रोसेस होती है वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे जैसे ये मैंने बनाया है सेंसरी न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन है। जैसे ही ये रिसेप्टर हमारा हाथ है, तो यहाँ से इसको जैसे गर्माहट लगी या हॉटनेस इसको फील हुई, तो एकदम से ये मैसेज जो है वो सेंड करता है, जो सेंसरी न्यूरॉन है वो मैसेज को कन्वे करते हैं और वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते, ऊपर तक ब्रेन तक नहीं जाएंगे, वो सिंपली यहाँ से ही वापस इन्फॉर्मेशन जो आ जाएगी। तो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन जो है वो इस इन्फॉर्मेशन को ले जाएंगे और रिले जो न्यूरॉन है
उससे होता हुआ ये दूसरा जो हमारा न्यूरॉन है दैट इज़ मोटर न्यूरॉन, जो हमारे मसल्स के साथ जो वो जुड़ा होगा। तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लेता है और एकदम से यहाँ से क्विक एक्शन हो जाता है, यहाँ से रिवर्स दोबारा से एक मैसेज आता है हमारे हाथ को, यानी कि हमारे मसल्स को। और क्या मैसेज आता है कि आप एकदम से अपने हाथ को बैक कर लो, हटा लो। तो ये मोटर न्यूरॉन का काम जो है वो करता है। ये इफेक्टर है, ये जो मसल्स है यहाँ पे मैंने शो किया है, ये इफेक्टर है। तो ये जो है, ये एक्शन जो होता है वो रिफ्लेक्शन होता है, दैट इज द सडन जो एक्शन होता है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर? तो ये मैकेनिज्म मैंने आपको इसलिए समझाया यहाँ पे कि आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग या इनवॉलेंटरी एक्शन। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए मैंने आपको ये थोड़ा सा समझाया, अब आपको इजी हो जाएगा ये समझना। कैसे? देखो, रिफ्लेक्स एक्शन सबसे पहले मैंने बताया इट इज़ कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही ये कंट्रोल किया जाता है। और वॉलेंटरी एक्शन जो होते हैं या वॉकिंग जो है एक वॉलेंटरी एक्शन है। तो डिफरेंस आपको ऐसे भी अगर आता है रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग, तो भी आप वही अंतर लिखेंगे। अगर रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलेंटरी आता है तो भी आप वही डिफरेंस लिख सकते हैं। तो इट इज़ कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड एंड इट इज़ कंट्रोल बाय ब्रेन। ठीक है, ये ब्रेन के द्वारा जो है वो कंट्रोल किया जाता है। सेकंड क्या डिफरेंस आ सकता है इसमें, ये इनवॉलेंटरी फंक्शन है ना, इनवॉलेंटरी फंक्शन है ये। और इनवॉलेंटरी फंक्शन क्या होते हैं, क्विक फास्ट होते हैं ये। और ये जो वॉकिंग है हमारा, ये आपका वॉलेंटरी फंक्शन है। तो वॉलेंटरी फंक्शन जो होते हैं ये क्या होते हैं, वॉलेंटरी फंक्शन या वॉलेंटरी एक्शन, दे आर स्लो या दे आर कॉन्शियस का मतलब है कि वो हमें हमारे सचेतना में होते हैं वो, और ये अनकॉन्शियस होता है। थर्ड डिफरेंस आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको अभी रिफ्लेक्स एक्शन में समझाया कि यहाँ पे रिसेप्टर ऑर्गन होता है। जैसे वहाँ पे हैंड हमारा रिसेप्टर ऑर्गन था, और सेंसरी नर्व्स होती हैं यहाँ पे, किसमें, रिफ्लेक्स एक्शन में। और यहाँ पे हमारे सेंस ऑर्गन जो है वो काम करते हैं। उसके बाद ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये वॉलेंटरी एक्शन में ये चेंज नहीं हो सकता है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो वॉलेंटरी एक्शन में चेंज कभी नहीं हो सकता है। और ये जो आपका वॉलेंटरी एक्शन है, वॉलेंटरी एक्शन जो होते हैं दे चेंज्ड इनटू रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स एक्शन में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन शायद क्लियर हो गया होगा, रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉलेंटरी एक्शन या वॉकिंग में जो डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्स एक्शन जब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो आप इसके बारे में बिल्कुल इजी जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो अभी रिफ्लेक्स एक्शन का आपने पढ़ा कि इट इज़ टोटली कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा इसका कंट्रोल किया जाता है। तो देयर इज नो कंट्रोल ऑन रिफ्लेक्स एक्शन, किसका, ब्रेन का इसके ऊपर कोई रोल जो वो नहीं होता है, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलेंटरी फंक्शन है एंड ब्रेन कंट्रोल वॉलेंटरी फंक्शन। ओके, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर इतना सही आपका बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एडवाइस्ड ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट, कि ये एडवाइस क्यों दिया जाता है आयोडाइज्ड साल्ट खाने का। तो इसमें तो सीधा सा है कि आयोडीन जो है वो हमारे थायराइड जो ग्लैंड है उसकी फंक्शनिंग के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले आपने ये लिखना है कि थायराइड की सही फंक्शनिंग के लिए आयोडीन जरूरी होती है। और थायराइड जो आपका ग्लैंड है दैट सिक्रीट्स थायरॉक्सिन हार्मोन, और थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ
कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। ठीक है, इनकी डाइजेशन के लिए, इनकी सिंपली हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए थायरॉक्सिन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अगर ये हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये सही थायरॉक्सिन की अगर रिलीज़ नहीं करता है तो आपको पता है यहाँ पे 2 डिसीज़ हमें हो सकती हैं। आप एग्ज़ाम में सिर्फ इतना लिख सकते हैं, इतना चलेगा। ये मैं आपको सिंपल, अगर आपको याद रह जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं। अगर हाइपो होता है, हाइपो में सिक्रीशन इसकी कम हो जाती है, तो इससे क्या हो जाता है, वेट गेन। लोग जो हैं वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ज़्यादा खाते नहीं है लेकिन फिर भी मोटे होने लग जाते हैं। और हाइपर में क्या हो जाता है, वेट जो है वो लॉस हो जाता है और इंसान जो है वो मॉल न्यूट्रिशन जैसा लगता है, कुपोषित सा वो लगता है, उसकी जो वेट है वो लॉस होने लग जाता है। इसलिए आयोडाइज साल्ट की एडवाइस जो वो दी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, सम पेशेंट ऑफ शुगर या डायबिटीज़ आर ट्रीटेड विद इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। तो ये तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि इंसुलिन जो है दैट इज़, आप लिखेंगे इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियाज। जो हमारा ग्लैंड होता है पैनक्रियाज, उससे रिलीज होता है इंसुलिन। ओके, और इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो है वो कंट्रोल करता है हमारे, कंट्रोल शुगर लेवल, शुगर लेवल को जो है वो कंट्रोल करता है इंसुलिन। तो अगर हमारा पैनक्रियाज जब सही तरीके से काम नहीं करेगा तो वहाँ से इंसुलिन की सिक्रीशन नहीं हो पाएगी, और जब इंसुलिन की सिक्रीशन नहीं होगी तो ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है, शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़। तो उस मरीज़ को फिर किसका इंजेक्शन दिया जाता है, बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि शुगर की क्वांटिटी जो है वो कम हो सके। ठीक है, ऐसे भी ना हमारा जो ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन है, ये एक नेचुरल सिस्टम है। जैसे पैनक्रियाज की अगर हम बात करें, पैनक्रियाज के केस में क्या होता है कि अगर शुगर का लेवल इंक्रीज होता है, ओके, शुगर लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है तो पैनक्रियाज क्या करता है, ये जो मैसेज होता है कि शुगर लेवल इंक्रीज हो गया, तो ये मैसेज किसको जाता है, पैनक्रियाज को। और पैनक्रियाज क्या करता है, ज़्यादा इंसुलिन को सिक्रीट कर देता है। लेकिन अगर शुगर का लेवल कम हो जाता है, अगर शुगर का लेवल बॉडी में कम हो जाता है तो पैनक्रियाज क्या करता है, कम इंसुलिन सिक्रीट करता है। ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है हमारे ऑर्गन्स का। ओके, तो ये इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको अभी समझाए। होप है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और आप एग्ज़ाम में बेस्ट करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर, लाइक और इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।